नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए वे बड़े हो गए उपन्यास का 9वां अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। सुलेखा सचेष्ट है बच्चों के प्रति। किस कारण से? ममता के कारण, और नहीं तो क्या। सुलेखा के मन में जो अपार ममता है, जो निशित जैसे कठोर रूखे व्यक्ति के लिए भी हर पल संचित रहती है, उसे पता नहीं कहाँ से संग्रहित किया था सुलेखा ने। अपने जीवन में उसे तो यह वस्तु इस प्रकार मिली ही ना थी। लाचार चाची की गृहस्थी में रहकर माँ के दिल में जो थोड़ी बहुत ममता थी भी, उसकी अभिव्यक्ति बहुत ही कम थी। बेटी के विषय में उनकी जो कुछ सचेतना थी, उन्हें वे व्यक्त करना नहीं चाहती थी। शायद सोचती थी कि जब सुलेखा की सारी जिम्मेदारियां अपनी छोटी देवरानी को ही सौंप दी, तो बाकी भी अपने जिम्मे क्यों रखे। उठते बैठते सुलेखा को यही सिखाया था उन्होंने। तुम्हारी कोई मांग नहीं होना उचित भी नहीं। यह शायद बचपन की वही शिक्षा है जिससे सुलेखा के मन का ढांचा ऐसा दीनहीन हो गया है। अब भी सुलेखा यही समझती है कि मेरी कोई अभिलाषा नहीं है, मेरी कोई मांग नहीं है, मेरा कोई अधिकार नहीं है। और शायद जीवन में कभी किसी से ममता का स्वाद नहीं चखा उसने, इसलिए उस अभाव की वेदना का अनुभव कर उतनी ममतामयी बन बैठी है। अपनी विशेष जरूरतों के लिए जो थोड़े से रुपए बचा कर रखे थे, उसने वही लाकर बेटी के हाथ में दे दिया, मगर यह भी नहीं कहा कि इतने ही थे उसके पास। ऐसा लगा जैसे ढेर थे, उसमें से थोड़ा सा दे दिया बस। कहीं नीरा को लेने में संकोच ना हो, इसलिए डिब्बा खाली होते हुए भी हिम्मत करके कह दिया, देख बेटा, इतने से काम चलेगा या और चाहिए? नीरा अगर उस और की मांग कर बैठती तो उसकी इज्जत कैसे बचती ईश्वर ही जाने, मगर सौभाग्य से नीरा ने ऐसा नहीं कहा। बोली, ठीक है, इसी से काम चल जाएगा। अपनी जरूरत को पीछे हटा दिया है सुलेखा ने। पीछे हटाते हटाते शायद वह एक दिन धुंधली ही हो जाएगी। और तिन्नी, वह तो हाथ पांव मारकर हट करती है, बराबर जो करती आ रही है, आज भी वही करती है। रोज ही तिन्नी फ्रॉक में खरोंच लगाकर आती है, कलम खोकर आती है। उसे एक जैसा टिफिन 2 दिन अच्छा नहीं लगता है, और स्कूल में बिकने वाले फुचके चाट आदि खाने के लिए रोज पैसों की जरूरत पड़ती है। तिन्नी स्कूल से आते ही शोर मचाती है, माँ पता है आज क्या हुआ? एक लड़का ने मेरी किताब लेकर। और यह दुलारी लड़की ही सुलेखा के दिल में बसती है, उसकी जान में। वह मन ही मन सोचती है कि तिन्नी बड़ी होगी तो सब ठीक हो जाएगा। तिन्नी की मांगे पूरी करने में ही सुलेखा के जीवन की सरसता है। उसका छोटा बेटा जन्म से ही वृद्ध है। उसकी प्रकृति क्या है, सुलेखा कभी समझ नहीं पाई। क्या वह शर्मीला है? क्या उम्र में से अधिक परिपक्व है, गंभीर स्वभाव का है? हालांकि उसके भीतर ममता है, कर्तव्य बोध भी है। एक दिन सुलेखा को बुखार आया था। निशीत से लेकर तिन्नी तक अब सभी अपने अपने काम में निकल गए। उसे ढेर सारे उपदेश देकर सावधान कर गए और दवा भी दे गए। सिराने पर डाब नारंगी आदि रखकर गए, मगर दफ्तर या स्कूल छोड़ने की बात किसी ने नहीं सोची सिवाय छोटे के। बस वही छोटा बेटा घर बैठा रहा। सुलेखा ने बार बार कहा, तू ही क्यों नागा कर रहा है मुन्ना, सब कुछ तो रखा है मेरे पास। नहीं माँ, इसलिए ही, बस यूं ही। नहीं, यूं क्यों नागा करेगा? उसे इतना आश्चर्य हुआ कि हैरान हुए बिना नहीं रह पाई। मगर दीपंकर ज्यादा बोलना पसंद नहीं करता है, इसलिए तंग आ गया। बोला, आज ज्यादा पढ़ाई नहीं है और तुम इतनी बात मत करो। कृतज्ञता व्यक्त करना भी उसे अच्छा नहीं लगता है। सुलेखा जब बोली, तुझे मना जरूर किया था, मगर तेरे रहने से बड़ा आराम हुआ मुन्ना, नहीं तो दाई और ग्वाले के आने पर दरवाजा खोल देने के लिए भी मुझे नीचे उतरना पड़ता। तब दीपंकर ने कहा, तुम बहुत ज्यादा बोलती हो माँ, थोड़ा कम नहीं बोल सकती? अरे ये तो मेरे ससुर जी हैं, सुलेखा हंस हंस कर कहती है, मगर समझ जाती है कि ऐसा मजाक उसे अच्छा नहीं लगता है। जबकि सुलेखा को पता भी नहीं चलता है कि उसके बच्चे उसके बारे में क्या टिप्पणियां करते हैं। नीरा तो अनायास ही कहती है, हमारी माँ अगर मिट्टी की ऐसी गुड़िया ना होकर बहुत क्रोधी स्वभाव की होती तो भी अच्छा था। ईरा कहती है, नहीं रे, मिट्टी की गुड़िया नहीं, यह भी एक प्रकार का अहंकार है। मेरे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सबके लिए करती रहूंगी, यह एक प्रकार का आत्म प्रेम है। मगर सुलेखा तो शायद आत्म प्रेम का शब्द का अर्थ ही नहीं जानती है। जब सुलेखा सुंदर भविष्य की ओर देखकर सोचती है ये कब बड़े हो जाएंगे, तो ये उससे बहुत पहले ही बड़े हो चुके होते। मगर इसका पता चला सबसे पहले नीरा के बारे में। उस जोरदार घोषणा के बाद से नीरा ने और खुलकर मनमानी करनी शुरू कर दी, मानो उसे मुक्ति का स्वाद ही मिल गया। ईरा से सुलेखा को पता चला कि नीरा का भावी पति
अमीर लड़का है, किसी कॉलेज में पढ़ाता है, मगर उसके घर वालों की सहमति इस लव मैरिज में नहीं है, इसलिए अलग फ्लैट ले रहे हैं ये लोग। रजिस्ट्री के बाद वही जाकर ठहरेंगे कुछ दिनों के लिए। सुलेखा ने थोड़ा सहम कर पूछा, कुछ दिनों के लिए? अगर वे लोग कभी ना बुलाएं तो? ईरा निश्चिंत भाव से बोली, नहीं बुलाएं तो बला से। नीरा तुम्हारी होशियार बेटी है, बहुत देख सुनकर ही प्रेम किया है उसने। लड़के की नानी के पास काफी जायदाद है, वह सब उसी को मिलेगा। नानी को कोई बेटा बेटा है नहीं। सुलेखा ने हैरान होकर सोचा, कितनी आसानी से हिसाब लगा लिया इन्होंने। ईरा ने, मगर ये लोग रस्म रिवाज मानकर ही शादी क्यों नहीं करते हैं? एक दिन सुलेखा ने बात छिड़ी, जो होगा देखा जाएगा, ऐसा ही सोचकर उसने कह डाला, तो फिर रजिस्ट्री करके ही ब्याह क्यों करना? बेटी की शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ती, बड़ी से पहले ही मछली की करनी होगी, यही ना? ऐसा तो हो भी रहा है आजकल, कन्यादान करके ही शादी होनी चाहिए। निशित आग बगला होकर बोला, क्या कहा? साहा के बेटे के हाथ खुद बैठकर कन्यादान करेगा निशित मुखर्जी? जो कह लिया, अब आगे और ऐसी बात जुबान पर मत लाना। अभी तक उसे घर से निकाल नहीं दिया, यही बहुत है, इसके बाद यहाँ उसका साया भी नहीं पड़ना चाहिए। निशित के पिता के जमाने का यह घर काफी बड़ा है, बड़े परिवार के हिसाब से बना है, बरामदा भी विशाल है। फिर भी बरामदे के उस पार कमरे से नीरा को सुनाई पड़ा। कमरे से निकलकर माँ बाप के सामने खड़ी होकर वह कह गई, बाबूजी का आदेश याद रखूंगी माँ। सुलेखा अभिभूत सी खड़ी रही, उसे समझ में नहीं आया कि उसकी यह बेटी कब इतनी बड़ी हो गई, सबकी पहुंच के बाहर। बहुत बड़ा ना होने पर कहीं इतना नुकसान अनदेखा किया जा सकता है? नुकसान का हिसाब नीरा नहीं करती है, सुलेखा ही करती है। बैठे बैठे अपने प्यार को पाने के लिए उसे सब कुछ त्याग देना पड़ेगा, माँ बाप, भाई बहन, रिश्ते नाते, इतने दिनों की जानी पहचानी दुनिया, सब कुछ। फिर भी नीरा घबरा नहीं रही, उदास भी नहीं है। भाई बहनों के साथ वह हंसती है, बातें करती है, गाती भी है, कभी कभी केवल पिता के सामने गुमसुम रहती है और माँ के साथ मोटी बातों के अलावा और कुछ नहीं बोलती है। सुलेखा ने निश्चय किया कि एक दिन सारा डर भूलकर सीधे पूछ लेगी नीरा से, नीरा ऐसा क्या मिल गया तुझे, इतना नुकसान तू सह लेगी? सुलेखा को उस मिल जाने की खबर नहीं है। उसे मालूम था कि ब्याह से पहले प्यार करना नीति विरुद्ध है। मालूम था कि ब्याह होने पर पति से प्यार किया जाता है। सुलेखा की बेटी उसकी सारी जानकारियों से बाहर निकल गई है। फिर सुलेखा उससे डरे नहीं तो क्या करे? फिर भी एक दिन हिम्मत करके उनके कमरे में जाकर बैठी। ईरा परीक्षा की तैयारी में लगी थी। नीरा खाट पर लेटी थी चुपचाप और तिन्नी एक तस्वीर बनाने में मगन थी। इस बात में पारंगत है वह, जब तब जहां तहां तस्वीर बनाती रहती है, काठ पर, कपड़े पर, शीशे पर। मगर ये सब अगर घर आए मेहमानों को दिखाना चाहो तो तुनक जाएगी। वह कहेगी, किसने कहा कि चित्रकला आती है? यह सब माँ की बकवास है, कुछ नहीं बनाया मैंने, सब फेंक दिया है। आज सुलेखा ने उसकी चित्रकला पर ध्यान नहीं दिया, केवल खाट पर जाकर बैठी। नीरा ने पैर समेट लिए, तिन्नी ने अपना कागज धीरे से ढक लिया और ईरा बोली, आज माँ को सिलाई नहीं करनी है। अकारण ही सुलेखा की आंखों में पानी आ गया, जबकि उसकी बड़ी बेटी ने यह बात सचमुच व्यंग में नहीं कही थी। माँ कमरे में आई, सब चुप रहेंगे, इसलिए बस कुछ भी बात करने के लिए। धीरे से सुलेखा बोली, अब वह सब करके भी क्या होगा, सारी जरूरत तो खत्म होती जा रही है। कुछ सोचकर नीरा उठकर बैठी। ईरा को शायद थोड़ी दया आई, वह चहचहा उठी, सभी जरूरतें खत्म हो रही है, इसका मतलब? तुम्हारी है बड़ी बेटी तो किसी बड़े गाछ से नाव बांधने नहीं गई माँ। सुलेखा बोली, जा ही सकती है। फिर नीरा की ओर देखकर बोली, सभी को सब कुछ पता था, सिर्फ मुझे छोड़कर, जबकि मैं तेरी माँ हूँ। नीरा बोली, मगर खुद ही हैरान हो गई, इस तरह तो उससे कहना तो नहीं चाहती थी वह तो पूछने आई थी, नीरा ऐसा क्या मिल गया जिससे सारा नुकसान भर गया? सोचकर आई थी कुछ और कह दिया कुछ। शायद माँ का उदास चेहरा देखकर नीरा को भी दया आई, मगर अपने प्रेम को अभिव्यक्त करना उसकी आदत नहीं। इस मामले में अपने पिता पर गई है वह, इसलिए अपने स्वाभाविक कठोर भाव से वह बोली, तुम्हें बताने से क्या हो जाता? खाट पर ही दोनों पैर आधे मुड़कर बैठी थी नीरा, पीठ झुकाकर अपनी ठुड्डी को दोनों घुटनों पर टिकाकर बैठी थी, इसलिए उसकी भंगिमा में नरमी थी, मगर बातें कठोर। क्यों? फिर भी सुलेखा का मन ममता से भर गया। उसने सोचा, जितना भी ऊपर से बाप की तरह कठोर बनी रहे, तेरा कलेजा जल रहा है यह मैं जान रही, मगर मन की बात मन में ही रही। उसने कहा, कहती तो शुरू से ही भला बुरा समझाती थी। सुलेखा फिर चौंक गई, क्या कर रही है वह? क्या कहना था और क्या कह रही है? ऐसी बात सुनकर भी क्या नीरा व्यंग से हंस नहीं पड़ेगी? और हुआ भी ऐसा ही।
हंस पड़ी नीरा। सुलेखा उनकी ऊंची दुनिया की खबर भले ही ना समझ सके, वह सब समझती है। घुटने से चेहरा उठाकर हल्के मुस्कान भरे अंदाज में नीरा बोली, भले बुरे का होश नहीं रहता है, तभी तो लोग ऐसा करते हैं माँ। अर्थात कहने से कुछ लाभ नहीं होता। सुलेखा रूंधी आवाज में बोली, तू किसके साथ चली जा रही है, कहाँ चली जा रही है, यह सब कुछ क्या जानने का अधिकार नहीं है हमें? सुलेखा के मुंह से अधिकार की बात, बड़े आश्चर्य की बात। मगर मुझे न कहकर हमें कहकर बात को कुछ हद तक स्वाभाविक कर दिया था उसने। नीरा गंभीर हो गई, बोली, अधिकार नहीं है ऐसा सोचना ही तो अस्वाभाविक है माँ। तुम लोगों ने पूछा भी तो नहीं। एक दिन पूछा था, तूने बताया ही नहीं। नीरा ने बात को टाल देने के विचार से कहा, तब तो बात कुछ बड़ी ना थी ना माँ, बेकार कहकर क्या लाभ होता। मगर अब भी सुनकर क्या होगा माँ, तुम लोगों ने तो अपनी बहकी हुई बेटी को त्याग ही दिया है। अब इरा बोली, समझ में नहीं आता कि किस अतीत युग में अभी पड़े हो तुम लोग। ऐसी शादी किस परिवार में नहीं हो रही है आजकल। नीरा की ही एक सहेली है, किसी दास या घोष के बेटे के साथ चोरी छिपे प्रेम की रजिस्ट्री भी कर ली। माँ बाप को पता चला तो बाकायदा कार्ड छपवा कर गाजे बाजे के साथ शादी कर दी। लड़की की सारी सहेलियां आई, रिश्तेदार भी आए। यही ठीक है? या तो बेटी दूर हो जा, निकल जा कहना ठीक है? इससे क्या साबित होता है बताओ? संतान के लिए स्नेह ममता यह सब बेकार बात है। दरअसल अपना अहंकार ही तुम्हारे लिए सबसे मुख्य है। सुलेखा सिर उठाकर बोली, यह बात अपने पिता को सुना इरा, मुझे कोई आपत्ति नहीं। तेरे पिता अगर उस दामाद को सिर आंखों पर बिठाए तो मैं अपना कर्तव्य कर लूंगी। नीरा गुस्से से बोल उठी, रहने दो, मेरे लिए किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो महापाप मैंने किया है उसके लिए बाबूजी ने गर्दन पकड़कर बाहर नहीं निकाल दिया, यही बड़ी कृपा है। और किसी कृपा करने की जरूरत नहीं माँ। सुलेखा उठकर बाहर आ गई। जैसा सोचकर गई थी सुलेखा वैसा कुछ भी हुआ नहीं। उसकी इच्छा थी कि शादी के पहले एक दिन लड़के को देख ले, उसका परिचय ले। नीरा को लेकर कहाँ ठहरेगा, उसकी जानकारी ले। क्योंकि सुलेखा निशित की मिट्टी की नहीं बनी थी, वह मान लेने की शिक्षा में ही अभ्यस्त थी। चली आई सुलेखा, आंसुओं से उसका तकिया भीगने लगा। ना जाने कब से इन बेटियों की शादी के सपने में विभोर रही है वह। क्या देगी, कौन कौन से गहने बनवाएगी, कैसे सजाकर ब्याह करेगी उनका, किस तरह समिति से कुछ और काम लेकर और पैसे इकट्ठा करेगी ताकि निशित को जो कुछ भी दे उसके अतिरिक्त वह भी कुछ कर सके। ऐसे ही सुखद सपने में डूबी रहती थी वह और सोचती थी कि इन लोगों की पढ़ाई और परीक्षाओं का तो जैसे अंत ही नहीं। कब आएगा वह शुभ दिन? वह दिन आ गया, पर इस प्रकार की किसी ने सोचा नहीं था। और भी क्या आएगा पता नहीं। मगर उसके बच्चे तो नहीं जानेंगे कि माँ निष्ठुर है, संस्कारहीन है, प्राचीन पंथी है। मगर क्या सचमुच ही सुलेखा कुछ नहीं कर सकती है? वह निशित से बात करेगी, दिन में नहीं रात में।